हेलो स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और उसमें लगातार आप लेक्चर देखते जा रहे हैं। हम बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्वेश्चंस के साथ आपको कॉन्सेप्ट देते जा रहा हूं। हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोग देख रहे होंगे शुरू से वीडियोस, उनको अब चीज़ें क्लियर भी हो रही होंगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक्चुअल में होता क्या है। इसके बेसिक्स को समझने के लिए किन चीज़ों को पढ़ना, किन चीज़ों को जानना ज़रूरी है, इन सारी की सारी बातों पर हम लोग जो है बातचीत लगभग अब 3-4 लेक्चरों में समझ चुके हैं। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक लेवल ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के स्तर का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई भी टीचर चाहे वो स्कूल स्तर पर टीचिंग करे, हायर एजुकेशन में टीचिंग करे, वो शिक्षण के स्तरों की अगर समझ नहीं रखता है तो वो बच्चों के मस्तिष्क में उतर नहीं पाएगा, यानी वो इफ़ेक्टिव या प्रभावी शिक्षण नहीं कर पाएगा। क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है जिसमें टीचर और स्टूडेंट के डीएनए इंटरेक्ट करते हैं और उससे टीचर के भी बिहेवियर में बदलाव होता है और बच्चे के तो, स्टूडेंट के तो होता ही होता है। क्योंकि लर्निंग जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति क्या करता है, सरल तरीके से अपने अंदर इंटरलाइज्ड करता है, एक्विजिशन करता है और उससे धीरे धीरे परमानेंट बिहेवियरल चेंज होता चला जाता है, यानी उसमें सीखने की प्रवृत्ति का विकास होता चला जाता है। तो हेडिंग आप डाल लीजिए शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षण के स्तर, इसको हम लेवल ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। सिंपल सा सवाल आता है कि निम्न में से शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है। क्वेश्चन आता है ये हायर एजुकेशन में, असिस्टेंट प्रोफेसर में और यूजीसी नेट में तो रगड़ रगड़ के पूछा गया सवाल है। निम्न में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है, ये आपका एक क्वेश्चन है। हम आपको ऑप्शन बना के दे रहे हैं, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग यानी स्मृति स्तर, दूसरा समझ स्तर, एक होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दूसरा हमने ऑप्शन दिया अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, तीसरा है चिंतन स्तर और चौथा है संज्ञानात्मक स्तर, संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव लेवल। अब आप जो कॉपी पेन लेकर बैठे हैं उसमें क्वेश्चन लिखिए और जो तुमको लगे वो ऑप्शन टिक करके बैठ जाइए। हमने एक बहुत छोटा सवाल लिया जो आपके पेपर में कई बार अलग अलग ईयर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन का आंसर वही सही होता है, पैटर्न हर बार, भाषा हर बार बदलती जाती है। तो आपको बिना किसी दबाव के तुरंत आंसर कर देना चाहिए। हमें तो लगता नहीं है कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो इसका आंसर नहीं कर पा रहा होगा। अगर कर नहीं पा रहा है तो अभी देखेगा वो कर लेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ों से आप फर्स्ट टाइम रूबरू हो रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी नहीं होती है। सरल सरल सवाल आप गलत कर देते हो, इसीलिए तो यूजीसी नेट लोगों को टफ लगता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं, उनके अंदर बेसिक्स उनके क्लियर नहीं होते हैं,
उनको पता ही नहीं होता है इस क्वेश्चन को पूछना क्या है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका हमें जवाब क्या देना है, ये सब चीज़ें सोच नहीं पाते, इसीलिए गलत आंसर करते हैं। लॉजिक कहीं रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए आंसर गलत करते हैं। वरना 50 क्वेश्चन आते हैं, आप अगर 35 क्वेश्चन सही सही कर लो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, आप 50 करते हो, आप 35 क्वेश्चन सही सही कर लो, तब भी आप 70 नंबर ऐसे गेन कर लोगे। 160 कट ऑफ जाता है, आधे से ज़्यादा फर्स्ट पेपर से कवर कर लिए, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के हैं। अगर ज़रा सा भी पीजी आपका थोड़ा ठीक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ के गए हैं तो यूजीसी नेट एकदम चुटकियों में निकलने वाला एग्ज़ाम, लेकिन बहुत कम लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। आप सब इसको डेटा को जानते हैं। ऐसी असिस्टेंट प्रोफेसर में सब्जेक्ट लोग अपना कर लेते हैं, लेकिन जो एप्टीट्यूड आता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, जीएस की जो चीज़ें आती हैं उसमें वो फंस जाते हैं और वहीं से उनका मेरिट डाउन होता है। फिर इंटरव्यू 30 नंबर का है, वाइवा, उसमें आप कितना गेन कर लोगे। जब ट्रांसपेरेंसी की कमी हो तो सब्जेक्ट को जितना आप एम्पावर कर लो, आपको सिलेक्शन के पास ले जाता है। हम सब लोग उसी के भुक्तभोगी हैं, इसीलिए थोड़ा आप इन सब चीज़ों पर फोकस करना शुरू करो। जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं चीज़ें सीखना शुरू करो। आप 15 दिन के अंदर देखिएगा सब टिप पर आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड कॉन्सेप्ट हैं, जिनको कोई एक बार सही से गाइड कर दे तो ये पूरे जीवन हमारे जहन में रहते हैं और हम पूरे कॉन्सेप्ट एलोबरेट करते चले जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, लेवल ऑफ टीचिंग की बात हो रही है। अब यहाँ पर शिक्षण के जो है वो 3 स्तर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। शिक्षण के 3 स्तर हैं। पहला शिक्षण का जो स्तर है बच्चा, वो है स्मृति पर आधारित, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। स्मृति का मतलब क्या होता है? मेमोरी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को याद रखने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। इंटरेस्टिंग है। तो स्मृति पर आधारित शिक्षण पहला स्तर है। स्मृति पर आधारित शिक्षण पहला स्तर है। आप समझ पा रहे हैं? अभी हम इनको डिटेल में एलोबरेट करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्वेश्चन आप चुटकियों में कर पाओगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा क्या है? बोध का मतलब होता है कंप्रहेंशन। अब ये संज्ञान और बोध, ये टर्म कैसे आप क्लियर करोगे? क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड का हिस्सा है। जब हम आगे एलोबरेट करेंगे तो आप जान पाएंगे। अभी हम इसको तोड़कर बताएंगे। पहले आप थोड़ा तफसील से एक आधार बना लीजिए। बोध पर आधारित स्तर या शिक्षण, जो भी लिखना चाहो, स्तर। स्मृति पर आधारित शिक्षण, बोध पर आधारित स्तर शिक्षण, और तीसरा है चिंतन पर आधारित शिक्षण स्तर। देखिए, पहले टर्म समझिए। ये 2 शब्द आपको समझना है। एक तो संज्ञानात्मक और एक यहाँ पर बोध वर्ड आया है। चिंतन और स्मृति, ये सब शब्द समझिए। हम आगे स्लाइड पर चलते हैं, पहले इन शब्दों को जरा समझाएं। क्या है ये शब्द? देखो, ज्ञान होने की प्रक्रिया, ज्ञान होने की प्रक्रिया। अब थोड़ा आप बताइए, ज्ञान किसे कहते हैं? व्हाट इज नॉलेज? आप समझिए, सूचना और ज्ञान में अंतर होता है। सूचना और ज्ञान में अंतर होता है। ज्ञान सामान्य रूप से 2 प्रकार का होता है और महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग सामान्य रूप से 3 प्रकार से होता है और महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग 2 प्रकार का होता है। ज्ञान एक होता है ज्ञान का भंडारण, यानी भंडारित ज्ञान,
क्या होता है? पहला भंडारित ज्ञान, दूसरा क्या होता है? स्थानांतरित ज्ञान, स्थानांतरित ट्रांसफर ऑफ नॉलेज ज्ञान, और तीसरा होता है सृजन, ज्ञान का सृजन या नया ज्ञान, क्रिएशन ऑफ नॉलेज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? क्रिएशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सृजन। ये ज्ञान, सूचना क्या होती है? कोई भी डेटा, कोई भी डेटा सूचना। प्रोफेसर यशपाल हैं, एक बड़े फेमस एजुकेशनिस्ट हैं, नाम सुने होंगे। वर्डन विदाउट एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे 1993 में। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, खासकर स्कूली सिस्टम के रिफॉर्म के लिए प्रोफेसर यशपाल का नाम जाना जाता है। टर्निंग पॉइंट नाम से एक साइंटिफिक प्रोग्राम लेकर आए थे। खैर किसी दिन टाइम मिलेगा तो डिटेल में बताएंगे, या हायर एजुकेशन में जब टॉपिक आएगा तो हम डिस्कस भी करेंगे। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा जानिए प्रोफेसर यशपाल क्या कहते हैं। प्रोफेसर यशपाल कहते हैं सूचनाओं के बोझ से हम दबे जा रहे हैं और ज्ञान की प्यास से तड़फ रहे हैं। सूचनाओं के बोझ से दबे जा रहे हैं, ज्ञान की प्यास से दबे जा रहे हैं। अगर हम गांधी के अकॉर्डिंग ज्ञान की बात करें तो दो प्रकार का है। गांधी के अकॉर्डिंग ज्ञान क्या है? दो प्रकार का। कैसे? एक ज्ञान है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कह देते हैं कि सच्चा ज्ञान, सच्चा ज्ञान और नया ज्ञान। नया ज्ञान, सच्चा, नया ज्ञान बहुत कम होता है। सच्चा ज्ञान बार बार दोहराए जाने की आवश्यकता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति की समझ को वो बदले और उसे सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तैयार करे। उसको हम सच्चा ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञान क्लियर हो गया तो अब हम आते हैं ज्ञान। ज्ञान होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ज्ञान होने की प्रक्रिया कहलाती है संज्ञान। संज्ञान क्या होता है? मन वाणी, मन वाणी और इंद्रिय, मन वाणी और इंद्रियों से किसी चीज को, किसी वस्तु, व्यक्ति को इतना जानना, इतना जानना जानना कि उसमें जानने को बाकी ना बचे। क्या कहलाता है? संज्ञान। अब ये संज्ञान होता क्या है? ज्ञान होने की प्रक्रिया कैसे होती है? तो ज्ञान होने की प्रक्रिया सबसे पहले ये ज्ञान कैसे होता है? सूचना से। कोई आपको सूचना मिली, हमने कहा ब्लैक बोर्ड गर्म है, तो ब्लैक बोर्ड गर्म है, आप क्या करोगे? प्रत्यक्षा, प्रमाणा, उपमाना। प्रत्यक्षा, जब इसको प्रत्यक्षली, डायरेक्टली आप ऑब्जर्व कर लोगे, परसेप्शन कर लोगे तो आपको पता चलेगा गर्म है। प्रमाण, प्रमाण का मतलब है इससे हीट आ रही हो, लाल दिख रहा हो, आग निकल रही हो। उपमान, ये जैसे आग होती है वैसा ही दिखे, आग जैसा, तो सूचना क्या हो जाएगी? ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो सूचना ज्ञान। ज्ञान के बाद आता है बोध। बोध को कहते हैं कंप्रहेंशन, बताएंगे अभी क्या होता है बोध। बोध के बाद आता है एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। क्वेश्चन आ चुका है, प्रयोग। अनुप्रयोग के बाद आता है संश्लेषण, संश्लेषण। संश्लेषण के बाद आता है विश्लेषण, और विश्लेषण के बाद आता है मूल्यांकन।
मूल्यांकन। ये क्या है? ये ज्ञान होने की प्रक्रिया यानी संज्ञान, या इसको आप संज्ञान कहते हो। कैसे चीज़ों को जानता है कोई व्यक्ति? इस दुनिया में जो कुछ भी उपलब्ध है, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, मूर्त और अमूर्त रूप से, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट रूप से, उसको आप ऐसे आइडेंटिफाई करते हो। जब कोई सूचना मिली, मैंने बताया सूचना मिली ब्लैक बोर्ड गर्म है, तो प्रत्यक्षा प्रमाणा उपमाना से पता चला, कोई एक मेथड अपना करके उसको ज्ञान में कन्वर्ट कर लेते हो। अब ज्ञान को कई स्तरों पर अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हो तो वो बोध हो जाता है। जैसे कोई पैराग्राफ आप पढ़ते हो और पैराग्राफ पढ़ करके ये पता चल जाए इसका शीर्षक क्या होगा, इसका टाइटल क्या होगा, ये किस थीम पर लिखा गया है, इसकी संदर्भ क्या होगा, इसका प्रसंग क्या होगा, इसका एलोबरेशन या व्याख्या क्या होगी, इसका कंक्लूजन या उपसंहार क्या होगा, ये जानना क्या कहलाता है? बोध कहलाता है। अब जो कुछ आपको बोध हुआ है उसको अलग अलग क्षेत्रों में इम्प्लीमेंट करना, सिर्फ उसको यूजीसी नेट में ना प्रयोग करना, कहीं लेक्चर देने जाना वहाँ प्रयोग करना, कहीं आप इंटरव्यू लेने जाना उसका वहाँ यूटिलाइज करना, कहीं आप किसी व्यक्ति को कुछ समझा रहे हो उससे रिलेटेड वहाँ उसका उपयोग करना। तो ये ढेर सारी ऐसी चीज़ें, किसी एक नॉलेज को अलग अलग पर्पस से अलग अलग तरह से उपयोग करना अनुप्रयोग कहलाता है। संश्लेषण का मतलब होता है किसी संपूर्ण समस्या को एक साथ जानने की कोशिश करना। जैसे बैलगाड़ी, पूरी बैलगाड़ी सिंथेसाइज्ड, ये पेन सिंथेसाइज्ड, ये ब्लैक बोर्ड असेंबल्ड है कई चीज़ों से मिल करके। ये मनुष्य शरीर पूरा क्या है? क्या है? संश्लेषण है इसमें, सिंथेसिस है इसमें। क्यों? क्योंकि ये असेंबल्ड किया गया, संपूर्ण समस्या को एक स्तर पर देखना। विश्लेषण का मतलब होता है समस्या को टुकड़े टुकड़े में तोड़ना। बैलगाड़ी में कितने 49 पुर्जे होते हैं, अलग अलग कर देना, क्या है? विश्लेषण। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन है आलोचनात्मक चिंतन, एक डीप लेवल का चिंतन। कहते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा चिंतन, और चिंतन से ऊपर का स्तर क्या? मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब गुण और दोषों को अलग अलग करके देखने की क्षमता का विकास करना क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। तो ये सब शब्द समझ आ गए। ज्ञान क्या होता है, बोध क्या होता है, अनुप्रयोग क्या होता है, चिंतन। क्वेश्चन यूजीसी नेट में यहाँ से बना था और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी शायद कहीं आया है, मध्य प्रदेश में या राजस्थान आरपीएससी वगैरह में पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया था कि संज्ञान का निम्न स्तर क्या है? तो संज्ञान का निम्न स्तर है ज्ञान। ध्यान दीजिएगा, संज्ञान का निम्न स्तर ज्ञान है और संज्ञान का उच्च स्तर क्या है? तो कह दोगे मूल्यांकन है। दो क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो गए। लौट कर पीछे चलते हैं जहाँ बात कर रहे थे। अब आपको क्वेश्चन समझ में आया कि निम्न में से शिक्षण का कौन सा स्तर नहीं है, तो आप कह देंगे संज्ञानात्मक स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है। ये 3 स्तर शिक्षण के स्तर हैं। अब यहाँ आता है कि किस उम्र के बच्चे में, किस उम्र के स्टूडेंट में किस स्तर को लागू किया जाना। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हायर एजुकेशन में टीचर किस शिक्षण स्तर का प्रयोग करता है, तो वो तीनों शिक्षण स्तर का प्रयोग करता है। लेकिन प्राइमरी स्तर में जब टीचर पढ़ाता है तो स्मृति स्तर पर, यानी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। क्यों? क्योंकि वहाँ बच्चों को प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज के साथ जोड़ना है, क्योंकि उनकी कॉग्निटिव वैल्यू जो है वो बहुत शार्ट है। थोड़ा और समझा दें, कहो कि बच्चों में चिंतन की प्रक्रिया चलती कैसे है, समझिए जरा। एक बड़े फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे ने विद्यार्थियों में, यानी विद्यार्थी में चिंतन के स्तर बताए हैं। चिंतन के स्तर, चिंतन के स्तर कैसे बताए हैं? 4 स्तर बताए हैं चिंतन के। पहला स्तर बताया सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष है। उसमें बच्चा क्या करता है? नाक कान त्वचा से चिंतन करता है, संवेदी अंगों से चिंतन करता है, संवेदी अंगों से चिंतन करता है। बात समझ में आई? थोड़ा एज बड़ी होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है,
और 2 से 7 वर्ष का वो होता है तो वो भाषा के माध्यम से चिंतन करता है, भाषा के माध्यम से चिंतन करता है, भाषा के माध्यम से चिंतन करता है। और एक तीसरा स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 7 से 11 वर्ष की उम्र है यहाँ बच्चे की, 7 से 11 वर्ष, ये सारे वर्ष हैं, ईयर में है। अब यहाँ वो मूर्त तार्किक चिंतन करता है, मूर्त तार्किक चिंतन करता है। क्या करता है? मूर्त तार्किक चिंतन करता है। चौथी है, इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, 11 से 15 वर्ष की अवस्था है। और यहाँ बच्चा क्या करता है? अमूर्त तार्किक चिंतन करता है, अमूर्त तार्किक चिंतन। क्योंकि आप लोगों के बेसिक्स में प्रॉब्लम हमको लग रही है क्योंकि जो लोग कमेंट वगैरह करते हैं उनके बिहेवियर से ये पता चलता है कि आपके बेसिक्स पर और काम करने की ज़रूरत है। अगर हम आपसे पूछे डिफरेंस बिटवीन कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त और अमूर्त में अंतर क्या है, तो आप क्या बताओगे? मूर्त और अमूर्त में अंतर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे बच्चे? एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं अंग्रेजी में और इसको कंक्रीट कहते हैं। आप देखो, आपके पास मोबाइल है जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, इसमें जो हार्डवेयर पार्ट है जिसका आप इंद्रियों से परसेप्शन मैक्सिमम कर सकते हो, ये सब क्या है? ये मूर्त है। जिसका आप इंद्रियों से अधिकतम परसेप्शन कर देते हो वो सब चीज़ें मूर्त कहलाती हैं। अमूर्त क्या होता है? अमूर्त होता है जिसका आप इंद्रियों से परसेप्शन यानी प्रत्यक्षीकरण अधिकतम ना कर पाओ, वो सब अमूर्त। उसके अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है वो आप महसूस कर रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन उसको कहो गले लगा लेंगे, पकड़ लेंगे उस प्रोग्राम, तो सॉफ्टवेयर पार्ट क्या होता है? वो अमूर्त होता है, अब्स्ट्रैक्ट होता है। जैसे शरीर ये कंक्रीट है, इसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, गले मिल सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है उसको आप कैसे पकड़ पाओगे? तो इंटरेस्टिंग है, जिसका आप परसेप्शन अधिकतम नहीं कर सकते वो सब अमूर्त, और जिसका कर लेते हो वो मूर्त। तो इंटरेस्टिंग हो गया आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। तो ये चिंतन की प्रक्रिया है। अब आपको कैटेगराइजेशन पता हो गया स्टूडेंट का, तो आप जब टीचिंग के लेवल पढ़ाएंगे तो वहाँ डिसाइड कर पाएंगे कि किस तरीके से हमें टीचिंग का एस्पेक्ट मैनेज करना है, शिक्षण का स्तर मैनेज करना है। इसको थोड़ा और अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। कैसे? ये आपको समझ आ गया होगा इतना। देखो, 3 एज के हम बच्चों की बात कर रहे हैं। एक होते हैं शैशव अवस्था के बच्चे, शैशव अवस्था। दूसरी होती है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। और तीसरी जो होती है वो किशोरावस्था होती है। और चौथी परिपक्वता होती है, एडल्टहुड, परिपक्वता। अब इनका अगर एज करें तो 0 से 3 ईयर इसको मान लिया जाता है, 0 से 3 वर्ष क्या मान लिया जाता है? बाल्यावस्था। इसको हम 3 से, इसको 2 भाग में बांटो तो 6 से 12 वर्ष, हम 0 से 3, 3 से 6 और 6 से 12, तो यहाँ 6 से 12, 3 से 6। देखिएगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। इसको 2 भाग, पूर्व बाल्यावस्था में बांटते हैं और उत्तर बाल्यावस्था, ये रास का क्लासिफिकेशन है। तो ये 3 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष ये हो गया। किशोरावस्था में आते हैं तो 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। और यहाँ परिपक्वता तो 18 से लगाकर 26 वर्ष। ये आपका बेसिक क्लासिफिकेशन। जो आपके सामने स्टूडेंट आते हैं लगभग हायर एजुकेशन तक इसी स्टेज के बच्चे होते हैं, स्कूल से लेकर के। तो स्मृति पर आधारित, अब उनको क्या पता है? उनको आग के बारे में, राख के बारे में, कोयला के बारे में बच्चों को पता, क्योंकि वो कम उम्र के बच्चे स्मृतियों पर, चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता है। इंटरेस्टिंग है। तो अब अगर हमें कार्बन के बारे में पढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? प्रीवियस नाल कि बच्चों दिन के बाद क्या होता है, तो कहेंगे रात होता है। रात में जब अंधेरा हो जाता है तो क्या करते हो? तो प्रकाश जलाते हैं, लाइट जलाते हैं या दीपक जलाते हैं।
दीपक जब जलाते हो या लाइट जलाते हो या लकड़ी जलाते हो तो उसमें कुछ काले कलर का निकलता है, तो वो क्या होता है? धुआं होता है। धुआं काला क्यों होता है? अब वो नहीं बता पाएंगे कि धुआं काला क्यों होता है, तो कह दो कि जो धुआं काला होता है वो उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। आज जो हम बातचीत करेंगे वो कार्बन के ऊपर करेंगे और फिर आप कार्बन को डिस्क्राइब करते चले जाते हो। तो अब क्या है, कार्बन का जब डिस्क्रिप्शन हो जाता है, डिस्क्राइब हो जाता है, तो वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे यहाँ पर। तो ये स्तर जो है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कम उम्र के बच्चे या स्कूल लेवल के बच्चे या प्राथमिक स्तर तक के बच्चों पर ज़्यादा टीचर लागू करते हैं। अब हम यहाँ आते हैं जो चाइल्डहुड स्टेज के हैं, 3 से 6 या 6 से 12 या 15 वर्ष तक के बच्चे, इनका बोध मतलब कंप्रहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि चीज़ों को समझ लेते हैं। अब उन्होंने अगर ऐसा कुछ देखा है और ये ब्लैक बोर्ड है, तो भले इतना बड़ा टीवी लगा हो तो वो एक दृष्टि क्या कहेंगे कि ये बोर्ड ही है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। अगर आप हिंदी में देखें तो वस्तु स्थायित्व का गुण जिन बच्चों में आ जाता है उनको हम क्या कर देते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पर ले जाते हैं। यानी कि हम एक सवाल सॉल्व करके दे रहे हैं या एक तरीके से करके बता दे रहे हैं, अब आप वैसा ही करो। अनुकरण आधारित सीखना, लर्निंग बेस्ड या इमिटेशन बेस्ड लर्निंग की बात यहाँ पर की जाती है। इसको हम बोध का स्तर कहते हैं कि हम तुमको आलू टमाटर की सब्जी बना के बता दे रहे हैं, अब तुम पनीर की सब्जी बनाओ, सेम वही प्रोसीजर है। या हमने तुमको एक प्रोजेक्ट सॉल्व करके दे दिया, डिजर्टेशन एक दूसरे का दिखा दिया, अब तुम अपना टॉपिक बना के डिजर्टेशन बनाओ। ये क्या है, बोध का स्तर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग यहाँ पर हो जाएगी। जो सबसे हाई पोटेंशियल वाला ब्रेन होता है हायर एजुकेशन में जब हम जाते हैं तो परिपक्व और किशोरावस्था के बच्चे आते हैं, एडल्टहुड और एडल्ट एज के बच्चे आते हैं। यहाँ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग या लॉजिकल लेवल ऑफ टीचिंग करते हैं, यानी चिंतन पर आधारित शिक्षण। अब जैसे आप लोग हमसे पढ़ रहे हो तो आपको हम क्या कर रहे हैं, हम तीनों लेवल ऑफ टीचिंग को यूज कर रहे हैं और तीसरे वाले पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको हमें मेमोरी लेवल पर भी काम करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको याद करानी, रिकॉल कराना है, तो हम एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो आप जब सिनेमा का एग्जाम्पल लेते हैं और क्लासरूम के साथ रिलेट करते हैं तो आप इमेजिनरी फॉर्म में जाते हो और चीज़ों को मेमोराइज करके अंडरस्टैंडिंग बना करके उस पर अपना क्या करते हो, चिंतन यानी समझ का विकास करना प्रारंभ कर देते हो। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि किस तरीके से आप धीरे धीरे करके इन तीनों लेवल ऑफ टीचिंग में एंट्री कर जाते हो। क्लियर हुआ ये बात कि नहीं, कि शिक्षण का जो बेसिक तरीका है वो कौन कौन सा है। क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से शिक्षण का स्तर नहीं है, तो ये है और ये नहीं है। तो ये हो गया शिक्षण के स्तर, ये तीनों के तीनों शिक्षण के स्तर हैं। नहीं पूछा गया तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, 4, क्योंकि कॉग्निटिज्म लेवल ऑफ टीचिंग का कोई स्तर नहीं है। ये एक तरीका है चीज़ों को लॉजिकली सॉल्व करने का या चीज़ों को जानने का, कॉग्निटिज्म। ये शिक्षण का स्तर नहीं है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हमें फंडामेंटल लेवल पर लेवल ऑफ टीचिंग, इसी से जुड़ा एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम क्या कह देते हैं, वेरिएबल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चर। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ले लेते हैं इसको भी। यहाँ कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि कमेंट वाला सेक्शन बच्चों आपका है और कमेंट में आप अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया करो, क्योंकि आप सब बड़े स्टूडेंट हो, खूब सारा अनुभव है, कई सारी जगहों पर टीचिंग आप करते हैं, कुछ लोग प्रिंसिपल हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये आप सब लोग पब्लिक डोमेन में वीडियो जा रहा है देख रहे हो, तो कम से कम थोड़ा आप चीज़ों को इंटरेक्शन जब हमसे करते हो वीडियो के साथ, तो कमेंट वाले सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर मेंशन करा करो। बहुत सारे बच्चे हैं लापरवाही करते हैं कि सिर्फ अपना वीडियो देख लेते हैं और फिर वो कोई प्रतिक्रिया ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। तो आपके पास लाइक का बटन है, डिसलाइक का बटन है और एक है कमेंट वाला। तो उसमें अच्छी और बुरी, केवल तारीफ करने वाली बात नहीं, जो ट्रूथ, स्टूडेंट सबसे ईमानदार प्रकार का प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, अगर वो बेईमानी करेगा तो पूरा
पूरा तंत्र क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। सिंगल डायरेक्शन कम्युनिकेशन टीचिंग का एस्पेक्ट है ही नहीं, क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन है, पूरी दुनिया बदल चुकी है, तो हम आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि सिडनी प्रेशी ने 1920 में एक टीचिंग मशीन बनाई थी, और उस मशीन के आने के बाद लोगों ने सोचा था कि अब टीचिंग का जो पर्पज है वो सब बदल जाएगा या चेंज हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम आते हैं, उसको थोड़ा ले लेते हैं और ख़त्म करते हुए लेक्चर को आगे ले चलते हैं। हम आपसे बताने जा रहे हैं शिक्षण के चर, शिक्षण के चर, वेरिएबल। जब हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाएंगे तो वेरिएबल वर्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। शिक्षण के 3 चर होते हैं। कौन कौन से शिक्षण के 3 चर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने चरों के बारे में पढ़ा होगा। चर किसी व्यक्ति वस्तु की वह विशेषता होते हैं जो उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी का नाम दिनेश है, अब दिनेश अगर शर्मा लगा दे तो वेरिएबल हो गया। कास्ट, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ये सब क्या हो जाएगा, चर हो जाएंगे। जैसे महिलाएं, पूरे दुनिया की महिलाएं, लेकिन ग्रामीण महिलाएं और शहरी महिलाएं, वेरिएबल हो गया। तो जो वैरी करता हो वो वेरिएबल यानी चर कहलाता है। चर 3 प्रकार के होते हैं। स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, एक होता है आश्रित चर, आश्रित चर, और एक होता है इंटरवेनिंग या मध्यवर्ती चर, मध्यवर्ती चर, मध्यवर्ती चर। ये 3 प्रकार के वेरिएबल। वैसे तो क्लासिफिकेशन करेंगे तो बहुत डिटेल रिसर्च में जाएंगे तो हम वहाँ क्लासिफिकेशन बताएंगे, लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 प्रकार के चर आप सिंपल समझिए। ये एक मैंने बाउल रख दिया, इसमें मिल्क रख दिया, दूध रख दिया, एक बर्नर लगा दिया और इसमें एक नॉब लगा दिया। अब अगर बर्नर तेज जलेगा तो दूध जल्दी उबलेगा, और अगर बर्नर धीमा जलेगा तो दूध देर में उबलेगा। यानी जो बर्नर है ये क्या है, इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है, इसका प्रभाव इसके ऊपर, यानी जो दूध है ये प्रभावित हो रहा है, आश्रित है किसके ऊपर, बर्नर के ऊपर। तो ये हो गया आश्रित चर, और ये हो गया आश्रित चर हो गया। और इसके बाद अगर हम कहें बर्नर का जो नॉब था वो है आपको दोनों को कंट्रोल करता, मध्यवर्ती चर। स्वतंत्र चर कौन हो गया, बर्नर हो गया, क्योंकि उसके जलने का प्रभाव पड़ रहा है। तो चर बेसिकली 3 प्रकार के हैं। पहला चर जो होता है उसमें शिक्षक आता है। शिक्षण के चर में कहें तो सबसे पहले टीचर, शिक्षक यानी टीचर, ये क्या हो गया, स्वतंत्र चर। इसके बाद विद्यार्थी, ये हो गए आश्रित चर। टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो बच्चे जल्दी सीखेंगे, बच्चे देर में सीखेंगे, टीचर खराब पढ़ाएगा। टीचर स्वतंत्र, विद्यार्थी आश्रित चर, और जो पाठ्यक्रम है या कैरिकुलम है या पाठचर्या है, पाठ्यक्रम, ये है इंटरवेनिंग चर। ये दोनों को प्रभावित करता है, इसको भी और इसको भी। तो वेरिएबल ऑफ टीचिंग करें तो ये 3 है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शिक्षण के चर में कौन सा आश्रित है, कौन सा स्वतंत्र है और कौन सा इंटरवेनिंग है। तो ये हमने आज आपका टॉपिक कवर किया, जिसमें लेवल ऑफ टीचिंग को लिया था और वेरिएबल ऑफ टीचिंग पर फिनिश किया। मैं बार बार आपसे ये बात कहता हूँ कि पूरे वीडियो को देखा करो। जो आपको अनुभव लगे, जो आपको कोई सवाल पूछना है, जो भी आपके अनुभव हैं उनको कमेंट वाले सेक्शन में लिखा करो। वीडियो को लाइक किया करो। जो नए बच्चे हैं उनको शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि उनको इस सूचनाओं के दौर पे बहुत मिसगाइडेंस है। तो कोई भी बच्चा मिसगाइड ना हो, इसलिए सही कंटेंट लोगों तक पहुंचाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी जो लोग ज़्यादा और डिटेल में प्रॉपर बैच लेना चाहते हैं, वो जो सर का नंबर है कमेंट वाले सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहता है, वहाँ से आप सर से बात करके अपनी सीट भी सुनिश्चित कर सकते हो। क्योंकि अब आपको चीज़ें लग गई होंगी कि जो आपको टीचर पढ़ा रहा है वो आपकी नैया पार करा लेगा। क्योंकि जरा सा कम्युनिकेशन, क्योंकि आप ब्रिलियंट लोग हो, आपके सामने से टीचर गुजर जाए, आप जज कर लेते हो कि उसका लेवल क्या है, वो कैसे चीज़ों को डिलीवर करता है। देखिए हर टीचर बहुत मेहनती और ब्रिलियंट होता है, बशर्ते किसकी बात हमारे जहन में ज़्यादा घुस रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आप डिसाइड करके अपने बैच को ज्वाइन करिए, वहाँ आप धीरे धीरे सारी चीज़ें डिटेल में पढ़िए। थैंक यू सो मच।